रशिया यूक्रेन में कंपैरिजन करो, चाइना इंडिया में कंपैरिजन करो। पहले देखो, हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया को कब्जा कर लो, होना भी तो चाहिए तुम्हारे पास कुछ। आजादी कितने सालों तक तुम अपना कुछ हथियार बनाते नहीं थे। कारगिल वॉर में एक छोटी सी पहाड़ी के लिए हमारे इतने सैनिकों की शहादत होनी चाहिए थी। पता है क्या हुआ था? दुर्गम पहाड़ियां हैं, हमारे पास अपना जीपीएस सिस्टम नहीं था, जीपीएस अमेरिका के पास है। हमने कहा कि हमें दुश्मन का लोकेशन ट्रैक करना है, हमें आप दो। जबकि पाकिस्तान की हालत देखिए, उसने कहा था कि वो हमारे स्टेट के लोग नहीं है, वो आर्मी, उसने डिनाई किया था। परवेज मुशर्रफ उस समय वहां पे जो हेड था, उसने कह दिया कि ये हमारे लोग नहीं है, उसने अपनी ही सेना के लोगों को हमारे लोग नहीं कहा। उसके बावजूद हमने अमेरिका से मदद मांगी कि हमें लोकेशन दे दो। अमेरिका ने कहा कि हमारे संबंध पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, आपसे भी अच्छे हैं, हम ये आपको ट्रैकिंग नहीं दे सकते। हमारे लोगों ने बंदूकें मंगवा रखी थी, गोलियां नहीं थी। हमारे सैनिकों की व्यक्तिगत शहादत है वो। कहते ना भारत सरकार जीत गई, नहीं जीती है, भारत सरकार हार गई। हमारे पास इतनी ऊंचाई पर वॉर करने के लिए वायुसेना तैयार नहीं थी हमारी। तब तुम जब कारगिल वॉर की रिपोर्ट आई, तब सीडीएस का पद, जो विपिन रावत पहले सीडीएस थे ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं की कमान, आर्मी अकेले लड़ रही थी सामने, ऊपर पहाड़ पे, उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। तुम एक न्यूड, जो कश्मीर की पहाड़ियां न्यूड पहाड़ियां हैं, आप वहां पेड़ पौधे नहीं है, आप दुश्मन नीचे खड़ा है, आप भारत के सैनिकों को आप दूर से देख के मार सकते हैं। हमारे सैनिकों ने कैसे वो लड़ाई जीती वही जानते हैं, उन्हें पक्का पता था कि ऊपर जाएंगे मार दिए जाएंगे, लेकिन भारत माता की जय बोलते उन्होंने शहादत दी थी। हमारे पास ना आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे, ना हमारे पास डिफेंस सिस्टम था, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक व्यू था, वो केवल और केवल व्यक्तिगत साधन। बहुत समय बाद जब बम्बार्डमेंट शुरू हुई वायुसेना की, तो वायुसेना शुरुआती दिनों में क्या कर रही थी? हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं। हम अमेरिका से मदद मांगते घूम रहे, उसने मना कर दिया ना, हमें नहीं दिया हमें जीपीएस। तो हमें आगे चलकर जो हमने IRNS जो छोड़ा था, जिसको नाविक नाम दिया जाता है, वो हमने इसी के लिए किया था कि हमारा अपना जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। तब जाकर हमें जब मुंह पे तमाचा पड़ा है, तो हम ये, मुझे कोई पूछे कि 1947 से पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा आर्म एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज थी, आजादी के बाद वो कहां चली गई? आज हमें एक बंदूक की गोली के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ा, और उसने सीधे मना किया। पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे मित्र हैं, अच्छे संबंध, इसलिए हम इस झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आज भारत अगर यूक्रेन रशिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, तो तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम क्यों जो फोन करते हो, बाइडेन क्यों फोन करता है कि मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति है जो झगड़ा रुकवा सकते, क्यों? तब तुम्हें नहीं समझ में आ रही थी। और जब उसका राष्ट्र का अध्यक्ष कह रहा है कि ये हमारे लोग नहीं है, उसने डिनाई कर दिया। जब हमने कारगिल में घुस के जब विजय प्राप्त की, तो उसने शवों को लेने से मना कर दिया। कोई राष्ट्र ऐसा है जो अपने सैनिकों का शव वापस लेने से मना कर दे? पाकिस्तान ने मना कर दिया था। तो भारत के सैनिकों ने सम्मान के साथ उनको जो है अंतिम विदाई दी थी। क्या बात कर रहे हो, अभी आपको इतिहास ही नहीं पता भारत का, और तुम चल रहे हो अक्साई चीन पे लड़ाई करने के लिए। तुम्हारे ना आर्म्स है ना एम्यूनिशन, तुम्हें बॉर्डर पे पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं। चीन ने तिब्बत तक हाई स्पीड रेलवे लाइनें बिछा दी हैं। आज हम जब, अभी आपने कल देखा कि सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक लेडी ऑफिसर की फोटो आई थी, आप लोग शायद नहीं देखते होंगे। अब हम मोटरेबल जो है रोड बना रहे हैं ताकि हम बॉर्डर तक पहुंच सके। हमारा आज से 8-10 साल पहले तक जो एवरेज टाइम था 72 घंटे था। अगर आज वॉर हो जाए, 72 घंटे के बाद हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचेंगे, 3 दिन बाद। और वॉरफेयर इतनी इंटेंस हो चुकी, 3 दिन के अंदर तुम अपना कितना हिस्सा खो बैठोगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कहां जी रहे हो? हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ भी नहीं है। चाइना 24 घंटे के अंदर अपनी मैक्सिमम आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिप्लॉय कर सकता है। 24 घंटे के अंदर वो हमारी सीमाओं के अंदर पहुंच सकता है, और हम नहीं पहुंच सकते। तो ये कहां से तुम्हारा, कहां गया तुम्हारा गोला बारूद? तुम्हारी बॉर्डर्स तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे बचे हुए बहुत बड़ी बात है, कुछ है हमारे सैनिकों की शहादत, उनकी वीरता, नहीं तो हम तो बहुत पहले निपटा दिए गए होते। हमने तो अपने पूरे दरवाजे खोल के रखे थे, भैया आओ ले जाओ, ठीक है। तो वो हमारी स्थिति रही है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने कल जो लाइन बोली थी, तो लगता है उस पर किताब लिखनी चाहिए। हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हम कारगिल दिवस मनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हुआ क्या था हमारे साथ। हाँ जी।
क्वेश्चन पूछे। बता तो रहे ये कि वहां के जो राजा थे उनके साथ समझौता हुआ था, कश्मीर एनेक्सेशन हुआ था, मनाया जा रहा, वो कह रहे थे कि नहीं हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। तुम्हें कहानी पढ़ना, एक सीरीज है, यूट्यूब देखते हो ना, प्रधानमंत्री करके एक सीरीज है, देख लेना। हालांकि उसमें बहुत मैनिपुलेट करके डाला गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सरदार पटेल बोल रहे थे यार हमारा क्षेत्र है, हम कब्जा करें, तुम रेफरेंडम रेफरेंडम क्या खेल रहे हो। तो हरी सिंह हम जाएंगे, हम अलग रहेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे, फिर हम पाकिस्तान में, जिन्ना ने ऑफर दे दिया तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। माउंट बेटन की तरफ, माउंट बेटन से इनकी बहुत दोस्ती थी, पता नहीं क्यों ठीक है, तो वो बोले नहीं हमारी बात तुम समझो। तो ये मानना और उठना चलता रहा। फिर जब कबीलों ने आक्रमण कर दिया, जिन्ना को लगा यार ये लेट करा, जिन्ना सीधी सीधी बात करने वाला इंसान था, बोला डू और डाई, खत्म करो, मारो इसको। तो जब कबीले भेज दिए तब हड़कम मचा, तो वो हरि सिंह उठे और बोले या तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, ये एनेक्सेशन साइन कर, तब एनेक्सेशन पे साइन होने की बात आई थी। तो और सरदार पटेल कुछ और कह रहे थे, बोले यार ताकतवर की बात सुनी जाती है, घुसो मारो खत्म करो, भारत की सेना ऐसी है। और वो व्यक्ति डायलेमा में था, वो इंतजार करता माउंट बेटन क्या कह रहा है, और अंग्रेज उसने या तो ढंग से हमारा इतिहास अंग्रेजों की नजर से तो पढ़ा